दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। झगड़ा सुलझाने आए व्यक्तियों से बादशाह ने क्या कहा? कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है। मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ, और हुजूर यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। बादशाह ने कसाई से क्या पूछा? जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। पैसों की थैली लेकर बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बादशाह ने कैसे बताया थैली किसकी है? बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो। यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, यह थैली मेरी है। काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो। तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। कहानी 2। एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनवाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला, यह चित्र ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बनाओ। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिया। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है। इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताया। अपने पति को परेशानी में देख उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। पत्नी की बात चित्रकार को समझ आ गई और अगले ही दिन चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जा सुनाया। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ ही महाजन की भी महल में बुलवाया। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, इन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? महाजन ने कहा, जी हुजूर। इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल पहले से ही दरबार में उपस्थित था और सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर है, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर सभी चित्रों की ओर देखने के बाद बीरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी।
और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा। और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाए तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वह दर्पण महाजन के सामने रख दिया और बोला, जनाब ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन यह चित्र नहीं दर्पण है। यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बीरबल ने भी अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, यह तुम्हारा ही तो चित्र है। महाजन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी बीरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए चीतकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार ने खुशी खुशी बीरबल का शुक्रिया अदा किया और महल से अपने घर की ओर चला गया। कहानी 3। रोशन जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी। जब उसके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उसमें से कुछ अशर्फियां निकल ली और बाकी बची हुई 1000 अशर्फियां एक थैली में भर ली और अपने मित्र दीनानाथ को देते हुए बोला, मित्र यह मेरे जीवन भर की कमाई है, अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर लेना। 1 साल तक ये अशर्फियां तुम्हारे पास मेरी एक अमानत हैं। अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं आकर वापस ले लूंगा। दीनानाथ ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये अमानत संभल कर रखूंगा। आप बिना चिंता किए आराम से तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। दीनानाथ की बात पर यकीन कर रोशन चला गया। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ का मन बदल गया और उसने उन सारी अशर्फियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थ यात्रा से वापस आ गया और दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया तो दीनानाथ ने धन देना तो दूर रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। बेचारा गरीब रोशन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने भी हार नहीं मानी और अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाई। अब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने ये मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने रोशन से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन दीनानाथ को दिया था? हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह नहीं था। इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ तो उस आम के पेड़ से कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उसकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना, तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। बेचारा रोशन बड़बड़ाता हुआ चला गया। पेड़ भी भला गवाही दे सकता है। दीनानाथ और बीरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बीरबल बोला, अब तक तो रोशन आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उससे मिन्नतें कर रहा होगा। तभी दीनानाथ बोला, रोशन तो वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता, अभी तो उसे काफी समय लग जाएगा क्योंकि वहां का रास्ता भी साफ नहीं है। बीरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की लेकिन वो वही का वही खड़ा रहा। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? बीरबल ने रोशन को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देकर चला गया है। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से यही बैठा हुआ हूँ। बीरबल बोले, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रोशन उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे अशर्फियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बेचारे दीनानाथ ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने रोशन से माफी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। कहानी 4। एक बार की बात है,
बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली है। बीरबल ने उससे उसके रोने का कारण पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहां नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता न करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है, क्योंकि उस बगीचे में माली, जिसका मटका चोरी हुआ, राजा अकबर और बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलवाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं। दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी, मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना सुनकर हाकिम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई कवेल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती है। जैसे ही हकीम जी ने ये कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया, 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, ये आपकी गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छुपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिए जाते हैं, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे। बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए। कहानी 5। एक बार श्रीलंका के राजा ने अपने दूत को राजा अकबर के दरबार में भेजा और उससे कहा कि वह राजा अकबर से कहे कि हमें एक घड़े में बुद्धि भरकर भेज दें। दूत ने अपने राजा के कहे अनुसार अकबर से कहा, महाराज, आपके महल में बहुत से बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धिमता के लिए विख्यात हैं, इसलिए हमारे महाराज ने आपके महल से एक घड़े में बुद्धि मांगी है। दूत की ये बात सुन महल में बैठे सभी मंत्री और राजा दूत को आश्चर्य से देखने लगे और पूरे दरबारी और मंत्री एक दूसरे से बातें करने लगे कि ये कैसा निवेदन है। इतने में राजा अकबर ने दूत से कहा, क्या श्रीलंका के राजा हमें पागल बनाना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकते हैं? घड़े में बुद्धि कैसे जा सकती है? राजा अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, महाराज, हम घड़े में बुद्धि भेज देंगे, मगर उसमें कुछ समय लगेगा। दूत ने कहा, ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन बुद्धि घड़े में ही देनी पड़ेगी। बीरबल ने घर जाकर अपने सेवक से छोटे मुहर वाले घड़े लाने को कहा। सेवक 1 दर्जन घड़े लेकर आ गया। फिर उन्हें ऐसे खेत में ले जाया गया जहां पर कद्दू लगे थे। बीरबल भी उस खेत में पहुंच गए और छोटे छोटे कद्दू ढूंढकर उन्हें घड़े के अंदर डाल दिया और खेत के किसान को आदेश दिया कि इन घड़ों को जब तक न छेड़ा जाए जब तक कि वो खुद आदेश ना दे दें। कुछ दिनों बाद बीरबल से बुद्धि के घड़े के बारे में पूछा गया तो बीरबल ने कहा, महाराज, अभी घड़ों में बुद्धि भरने में कुछ सप्ताह का समय और लगेगा, जब तक घड़े में बुद्धि अच्छी तरह भर जाएगी। कुछ सप्ताह बाद बीरबल घड़े की जांच करने गए तो उन्होंने देखा कि कद्दू अब बिल्कुल घड़े के आकार के हो चुके हैं। तो बीरबल ने अपने सेवक से सावधानीपूर्वक उन घड़ों को पौधों से अलग करने के लिए कहा और उन्हें दरबार में पहुंचाने का आदेश दिया।
बीरबल के कहने पर श्रीलंका के दूत को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने उसमें से एक घड़ा उठाकर दूत को दे दिया। घड़ा कपड़े से ढका हुआ था। घड़ा देते वक्त बीरबल ने दूत से कहा, अपने महाराज से कहना कि बुद्धि निकालकर हमारा घड़ा हमें ऐसे ही लौटा दिया जाए और वो कहीं से टूटे फूटे ना, नहीं तो बुद्धि का फल लाभकारी नहीं होगा। यह बात सुनकर दूत ने बड़ी जल्दी घड़े के अंदर देखा और पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, अपने महाराज से ये भी कहना कि हमारे पास ऐसे और भी घड़े हैं, अगर उन्हें जरूरत हो तो शीघ्र ही मंगा लें, नहीं तो क्या पता कोई जरूरतमंद उन्हें मंगा लें। दूत ने सोचा कि उसके महाराज को इन्हें ऐसी चुनौती नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि बीरबल ने उन्हें अपनी बुद्धि द्वारा पराजित कर दिया था। यह सोचते हुए दूत ने चुपचाप घड़ा उठाया और वहां से चला गया। दूत के जाने के बाद राजा अकबर ने भी बुद्धि के घड़े को देखने की इच्छा जताई तो बीरबल ने उन्हें वो घड़ा दिखाया। घड़ा देखते ही राजा हंस पड़े, क्योंकि उसके अंदर कद्दू था। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने श्रीलंका के राजा को सच में ऐसी बुद्धि भेजी है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कहानी 6। एक बार की बात है। रोज की ही तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राघव व केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे, तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरह दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपना, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है। क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। वहीं राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है। आप चाहे तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाएं ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरह देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है?
कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। कहानी से सीख। एक पेड़ और दो मालिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज चुराने का अंजाम बुरा होता है। कहानी 7। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूं। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी जहांपना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहांपना, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूं और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा मंगू है। मंगू, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है फिर, खुश होकर। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन 4 मूर्खों को लेकर पहुँचता है। बीरबल, बादशाह अकबर मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर,
बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है, और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल, जहांपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं जहांपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख। दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। कहानी 8। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी 9। एक समय की बात है,
बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां अपना मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां अपना मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां अपना इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां अपना यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। कहानी 10। बहुत समय पहले की बात है। एक बार अकबर बाजार में भ्रमण पर निकले थे। वहां उन्होंने एक तोता देखा जो बहुत ही प्यारा था। उसके मालिक ने उसे बहुत अच्छी बातें सिखाई थीं। अकबर यही देखकर खुश हो गए। उन्होंने उस तोते को खरीदने का फैसला कर लिया। तोते को खरीदने के बदले अकबर ने मालिक को अच्छी कीमत दी। वो उस तोते को राजमहल लेकर आए। यहाँ पर तोते को लाने के बाद अकबर ने उसे बहुत अच्छे से रखने का फैसला किया। अब अकबर जब भी उससे कोई बात पूछते तो वह उस बात का तुरंत जवाब दे देता था। अकबर बहुत खुश हो जाते थे। वह तोता दिनोंदिन उनके लिए जान से भी प्यारा हो गया था। उन्होंने महल में उसके रहने के लिए शाही व्यवस्था करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सेवकों को कहा, इस तोते का खास ख्याल रखा जाए। तोते को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, यह तोता किसी भी हालत में मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
अगर किसी ने तोते के मरने की खबर उनको दी तो वह उसको फांसी दे देंगे। महल में तोते के रहने का खास ख्याल रखा जाने लगा। फिर एक दिन अचानक अकबर का प्यारा तोता मर गया। अब महल के सेवकों में हड़कंप मच गया कि आखिर अकबर को यह बात कौन बताएगा, क्योंकि अकबर ने कहा था कि जो भी तोते की मौत की खबर उन्हें देगा वह उसकी जान ले लेंगे। अब सेवक परेशान थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि यह बात बीरबल को बताई जाए। सभी ने बीरबल को सारी बात बताई। यह भी बताया कि बादशाह अकबर मौत की खबर देने वाले को मौत की सजा देंगे। यह सुनकर बीरबल बादशाह अकबर को यह खबर सुनाने को राजी हो गए। वो महल में अकबर को यह जानकारी देने के लिए चल पड़े। बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, महाराज एक दुखद खबर है। अकबर ने पूछा, बताओ क्या हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज आपका प्यारा तोता न तो कुछ खा रहा है, न तो कुछ पी रहा है, न तो कुछ बोल रहा है, न आंखें खोल रहा है और न ही कोई हरकत कर रहा है और न ही। अकबर गुस्से में आकर बोले, नहीं क्या? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन ये बात मैंने नहीं आपने कही है, इसलिए मेरी जान बख्श दीजिए। अकबर भी कुछ न बोल सके। इस तरह बीरबल ने बड़ी सूझबूझ से अपनी और अपने सेवकों की जान बचा ली। कहानी से सीख। मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 11। बच्चों, अकबर और बीरबल के कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह कहानियों सभी के दिल में अपनी छाप छोड़ने के साथ साथ अच्छी शिक्षा देना का भी काम करती हैं। उन्हीं में से एक है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। इस कारण बादशाह अकबर चिंतित हो जाते हैं और इस बात का जिक्र बीरबल से करते हैं। इस पर बीरबल महाराजा अकबर से पूछते हैं, महाराज, आपने अंगूठी कब उतारी थी और उसे कहाँ रखा था? बादशाह अकबर कहते हैं, मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी को अलमारी में रखा था और जब वापस आया तो अंगूठी अलमारी में नहीं थी। फिर बीरबल अकबर से कहते हैं, तब तो अंगूठी गुम नहीं चोरी हुई है और यह सब महल में साफ सफाई करने वाले किसी कर्मचारी ने ही किया होगा। यह सुनकर बादशाह ने सभी सेवकों को हाजिर होने को कहा। उनके कमरे में साफ सफाई करने के लिए कुछ 5 कर्मचारी तैनात थे और पांचों हाजिर हो गए। सेवकों के हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सभी को कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है, जो अलमारी में रखी थी। अगर आप में से किसी ने उठाई है तो बता दे, वरना मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। फिर बीरबल अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगे। इसके बाद मुस्कुराते हुए पांचों सेवकों से कहा, चोर मुझसे बच नहीं सकता है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह बात सुनकर उन पांचों में से एक ने सबसे नजर बचाकर दाढ़ी में हाथ फेरा, जैसे कि वह तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच बीरबल की नजर उस पर पड़ गई और सिपाहियों को तुरंत चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब बादशाह अकबर ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना गुनाह काबुल कर लिया और बादशाह की अंगूठी वापस कर दी। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी पाकर बेहद प्रसन्न हुए। चोर की दाढ़ी में तिनका कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करने से हर समस्या का हल मिल सकता है।